हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज में आज हमारा 5th लेक्चर होगा, जिसमें हम ट्रीटीज़ का इंट्रोडक्शन और ट्रीटीज़ के एसेंशियल्स कवर करेंगे कि मतलब कोई भी अगर ट्रीटी है तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तब भी वो ट्रीटी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटीज़ को बेसिकली अगर आप इंट्रोड्यूस वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी करा दिया था कि ट्रीटीज़ होती क्या है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रीफली कवर कर लें तो ट्रीटी कहते हैं बेसिकली एक अग्रीमेंट को जो कि बिटवीन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होता है, या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो, तो उनको आप कहेंगे कि दिस इज़ दी ट्रीटी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि सपोज कर लीजिए अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, दो वो पर्सन्स हैं ए एंड बी, अगर वो कोई भी एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस एग्रीमेंट को आप कहते हैं कि दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप इंडिविजुअल्स की बजाय स्टेट्स को ले लें, दैट मीन्स अगर टू स्टेट्स हैं, स्टेट ए एंड स्टेट बी, और वो कोई भी एग्रीमेंट करेंगी एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट मैटर, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज़ द ट्रीटी। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि स्टेट्स के दरमियान हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान हो या स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो, उनको आप कहते हैं कि दीज आर द ट्रीटीज़। ठीक है, और ट्रीटी की डेफिनेशन आर्टिकल 21A ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 में भी प्रोवाइडेड है। अब हम आते हैं कि इसेंशियल्स क्या होते हैं, लाइक किसी भी वो कोई भी जो ट्रीटी है तो उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो पहले होगा वो आपका पार्टीज। ठीक है, आपके पास वो नंबर 1 पे होंगी पार्टीज। अब पार्टीज कौन कौन हो सकती हैं ट्रीटीज की? स्टेट्स भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला हो गया पार्टीज कि आप कोई भी ट्रीटी बनाने के लिए जो पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है पार्टीज। लेकिन उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, एग्रीमेंट। ठीक है, सो ट्रीटी के लिए पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एग्रीमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो नंबर 1 पे हो गया पार्टीज, नंबर 2 पे आपके लिए वो एग्रीमेंट होना लाजमी है, और नंबर 3 पे है फ्री कंसेंट। ठीक है, मतलब कोई भी वो स्टेट्स अगर कोई भी एग्रीमेंट कर रही हैं तो उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जो कंसेंट है वो फ्री हो, विलिंगली एक स्टेट वो एग्रीमेंट में इंटर होना चाह रही हो, वो किसी फोर्स की वजह से, किसी फ्रॉड की वजह से, किसी वो कोवर्शन की वजह से वो ट्रीटी ना करे। ठीक है, तो मतलब कोई भी कंसेंट जो कि फ्री हो फ्रॉम कोअर्जन, थ्रेट, फ्रॉड, एनीथिंग लाइक दैट, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज़ द फ्री कंसेंट। ठीक है, अब इसका रूल कहाँ पे प्रोवाइडेड है कि स्टेट्स की कंसेंट फ्री होना चाहिए? तो आर्टिकल 52 है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ का। वो बेसिकली ये कहता है कि अ ट्रीटी इज़ वॉइड if its conclusion has been procured by coercion or threat of use of force or of use of force in violation of the principles of international law embodied in the UN Charter। कि अगर कोई भी ट्रीटी वो इस बेसिस पे की गई है कि या तो उसमें कोवर्जन का एलिमेंट है, या तो उसमें वो थ्रेट ऑफ फोर्स की वजह से की गई है, या तो यूज़ ऑफ फोर्स की वजह से की गई है। दैट मीन्स कि अगर किसी भी एक स्टेट की कंसेंट अगर फ्री नहीं है, तो वो जो ट्रीटी कोई भी स्टेट करेगा तो उस ट्रीटी को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रीटी वो वैलिड नहीं होगी अंडर इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ पे वो एक फेमस केस को भी आप रेफर कर सकते हैं। फिशरीज जुरिस्डिक्शन केस है 1973 का। ये था बिटवीन आइसलैंड एंड यूके। इस केस में भी वो यही होल्ड किया गया था कि जो ट्रीटी की वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है अपॉन द कंसेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स के, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल और ट्रीटी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर स्टेट्स वो ट्रीटी कर रही हैं तो उनकी कंसेंट वो सभी स्टेट्स की फ्री होनी चाहिए। तो अगर उनकी कंसेंट वो आइदर बाय कोवर्जन हासिल की गई है, या बाय यूज़ ऑफ फोर्स हासिल की गई है, या वो उन्होंने फ्रॉड करके हासिल की है, तो ये सारी ट्रीटीज़ क्या हो जाएंगी? ये वो वॉइड हो जाएंगी और इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी अंडर इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद है नंबर 4 पे है जो रिक्वायरमेंट है वो है रिटन, कि ट्रीटीज़ वो क्या है? रिटन एग्रीमेंट्स होंगे। दैट मीन्स के अगर आपने नेशनल लॉ में देखा हो तो जो एग्रीमेंट्स नेशनल लेवल पे होते हैं, मतलब नेशनल लॉ के तहत होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो ओरल भी हो सकते हैं।
लेकिन ट्रीटीज़ जो है वो ओरल नहीं होंगी। ट्रीटीज़ आपको जो भी कॉन्क्लूड करनी है वो आप रिटन में करेंगे, ठीक है। तो मतलब ट्रीटीज़ में जो एग्रीमेंट होगा वो सिर्फ रिटन फॉर्म में ही जो है वो अलाउड है, लेकिन अगर ओरल में हुआ तो वो जो है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो रिटन होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है नंबर 5 पे है साइंड एंड रेटिफाइड, ठीक है। तो मतलब जैसे ही ट्रीटी जो है वो सपोज बन जाएगी तो उसके बाद ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर होना और उसके बाद रेटिफिकेशन जो है वो लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सिग्नेचर और रेटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो हालांकि ये टॉपिक जो है वो हम फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ में भी कवर करेंगे डेप्थ में, कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ में जो है वो ये स्टेप्स होते हैं कि पहले सिग्नेचर करना होता है, उसके बाद रेटिफिकेशन करना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जो है वो ब्रीफली बता दूँ तो सिग्नेचर बेसिकली जो है वो कोई भी ऑथराइज्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट करता है, ठीक है। लेकिन रेटिफिकेशन जो है वो या तो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट ही करते हैं। और रेटिफिकेशन बेसिकली कहते हैं अप्रूवल को, कि मतलब जो आपका रिप्रेजेंटेटिव सिग्नेचर करके आया है आप, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रीटीज़ और द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटीज़। और इसमें से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये जो है वो लेक्चर समझ में आ गया सही से तो आप लाइक और कमेंट भी कर दें। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू वेरी मच।